आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारत की सुरक्षा से संबंधित है और भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है। आज बताएंगे आपको कि पिछले 4 महीने से भारतीय और चीनी सेना की एलएसी पर तनातनी को सुलझाने की कोशिश में अब तक क्या क्या हुआ। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों बातचीत को लगातार टालने वाले चीन ने भारत के रक्षा मंत्री से रूस में मिलने की गुजारिश की। जानेंगे क्या है एलएसी पर भारत की मौजूदा स्थिति और जानेंगे कैसे भारत ने कारगिल वाले हालात को फिर से होने से टाल दिया है। इन तमाम विषयों पर आज फुर्सत से करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट अड्डा। मैं ऋषभ हूँ। एलएसी सीमा पर भारत और चीन के चल रहे विवाद को 4 महीने होने वाले हैं। इसी साल अप्रैल के आखिर में शुरू होने वाली असहमति ने इन 4 महीनों के दौरान हिंसक झड़प का भी रूप लिया। सबसे पहले आपको स्थिति समझाते हैं। लद्दाख के पूर्वी छोर पर एलएसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे सन 1962 के बाद भारत और चीन के बीच की नियंत्रण की रेखा माना जाता है। भारत की सीमा के अंदर एलएसी के सबसे ऊपरी छोर पर दौलत बेग ओल्डी नाम की एक लैंडिंग ग्राउंड है, जहां पर आवश्यकता पड़ने पर भारत अपने विमानों को उतारने में इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर है देवसांग प्लेन्स नाम की एक जगह, जहां पर चीनी सेना लगातार से घुसपैठ करने की कोशिश करती आ रही है। उसके कुछ नीचे आते हैं। अब हम देखते हैं गलवान घाटी, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नाम की एक पॉइंट है, जहां पर जून में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के भी कई जवान मारे गए थे। हालांकि आंकड़ों को चीन ने औपचारिक तौर पर बताने से परहेज किया। झड़पें हुई, कुछ सैनिक घायल भी हुए, कुछ हताहत भी हुए। उसके बाद मिलिट्री स्तर पर बातचीत हुई, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और आपसी सहमति को मानकर दोनों सेनाएं पीछे हटी। जून में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाएं 2-2 किलोमीटर पीछे हटने को राजी हो गई थी, जिसके बाद 4 किलोमीटर का ग्रे जोन या नो पेट्रोलिंग जोन बन गया था। इसके बाद बड़ी झड़प हो गई थी पेंगोंग झील के पास। पेंगोंग झील, जिसकी बीच से एलएसी गुजरती है, 135 किलोमीटर लंबाई के इस झील में भारत 45 किलोमीटर तक नियंत्रण रखता है और बाकी का 90 किलोमीटर चीन नियंत्रण रखता है। झील के हिस्से से एलएसी की रेखा गुजरती है। उसके दोनों तरफ छोटे पहाड़ों की एक चोटियां हैं, जिसकी तराइयों को फिंगर्स के रूप में जाना जाता है। फिंगर 1 से लेकर 4 तक को भारत अपने नियंत्रण में रखता है, जिसके बाद फिंगर 4 से 8 तक के हिस्से को नो पेट्रोलिंग जोन माना गया है, ग्रे एरिया माना गया है। फिंगर 4 से लेकर 8 तक के हिस्से की दूरी 8 किलोमीटर है और बात यहीं पर बिगड़ गई जब चीन अपनी दहलीज लांघकर फिंगर 8 को पार करता हुआ 4 तक जा पहुंचा और फिंगर 4 और 5 के बीच में डेरा डालकर बैठ गया। इस बात को भी लेकर बातचीत हुई, मिलिट्री स्तर पर चर्चाएं हुई, लेकिन बात कुछ जमी नहीं। बस दोनों आर्मी एक एक करके पायदान एक एक पर खिसक गए और पीछे हट गए। भारत 4 से तीसरे फिंगर पर पहुंच गया, जबकि चीन 4 से 5 फिंगर तक पहुंच गया और वहां डेरा डाल दिया। इसके बाद भारत और चीन के बीच कई स्तर पर बातचीत होती रही, लेकिन कोई आपसी सहमति नहीं बन सकी। अब आते हैं एलएसी के दक्षिणी छोर पर। यहाँ पर है चुशुल। इस सेक्टर में भारतीय सेना की आर्मी पोस्ट है और इसी वजह से भारत की पकड़ रणनीतिक तौर पर एलएसी के दक्षिणी छोर पर ज्यादा मजबूत है। इसी बीच 29 और 30 अगस्त को चीन ने भारत के चुशुल सेक्टर में फिर से सीमा की ओर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थिति को लगातार नजर रखते हुए भारतीय सेना इस बार बहुत चौकन्ना थी। भारत ने उस घुसपैठ को नाकाम भी किया और उसके बाद चुशुल सेक्टर में मौजूद कई छोटी पहाड़ियों जैसे कैमल टॉप, ब्लैक टॉप, रेचिल्ला और रजांगला जैसी जगहों पर अपनी सैन्य टुकड़ियों की तैनाती कर दी। इतना ही नहीं, भारत की सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 के अपनी हिस्से के ऊपरी चोटी पर भी कब्जा किया और वहां पर सेनाएं तैनात कर दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भी सीमा के ऊपरी चोटी पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती करने का फायदा क्या होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में जानना होगा। सन 1999 में मई और जून के बीच कारगिल युद्ध लड़ा गया था। उस समय पाकिस्तान की सेना ने कश्मीरी मिलिटेंट्स का रूप लेकर एलओसी में घुसपैठ की और उसके बाद करगिल समेत कई ऊंची चोटियों पर तैनात हो गए और वहां से भारतीय सेना पर गोलीबारी और बमबारी करने लगे। उस वक्त भारतीय सेना ने घाटी में या नीचे रहने का बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। हालांकि कारगिल की लड़ाई में भारत को विजय हासिल हुई थी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। भारत की ओर से 500 से भी अधिक जवान शहीद हुए थे, जबकि दूसरी ओर 400 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे।
अब वापस आते हैं भारत और चीन के बीच LOC पर। हमने जब आपको बताया कि 29 और 30 अगस्त को चीन ने फिर सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, अगर वह घुसपैठ करने में सफल हो जाते तब हालात बहुत हद तक कारगिल की तरह ही हो जाते और इस बार पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाते। हालांकि यह एक अच्छी खबर है कि भारतीय सेना ने वक्त से पहले स्थिति को भांप लिया और सुरक्षा के जरूरी एहतियाती मापदंडों को भी अपना लिया। अभी की हालात यही हैं कि 1 सितंबर से लगातार भारत और चीन के बीच में ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत हर रोज हो रही है। भारत की ओर से भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवणे ने कल ही LAC का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति नाजुक और बहुत गंभीर है और सुरक्षा कारणों के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये सारे एहतियाती कदम भारतीय सेना ने अपनी सीमा के अंदर ही उठाए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। भारत की अपनी सीमा के अंदर हाई ग्राउंड्स पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के बाद चीन की ओर से भी कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। चीन के सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सेना चीन के इलाके में घुस आई है और चीन कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और न करेगा। इसके अलावा भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भी बयान जारी किया और कहा कि भारत की सेना ने चीन की सरहदों में घुसपैठ की कोशिश की है और सभी पुरानी आपसी सहमतियों का उल्लंघन भी किया है। वैसे चीन हमेशा से ही अपनी विचारधारा से सहमति नहीं रखने वाले सभी देशों को बुरा भला कहते आया है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश यह जानते हैं कि चीन की बातें कितनी ज्यादा फरेबी होती हैं। अब बात करते हैं भारत के द्वारा इन रणनीतिक स्थानों पर सैन्य तैनाती को लेकर चीन कर क्या रहा है। चीन अब बातचीत का रास्ता तैयार कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी 3 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। रूस में विश्व युद्ध 2 की जीत की 75वीं वर्षगांठ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पर हैं। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ने मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री को औपचारिक बात करने का न्योता भी दिया, जिस पर शुक्रवार 9:30 बजे रात को भारतीय समय के हिसाब से बातचीत भी हुई। बातचीत करने की यह तलब चीन की तरफ से जाहिर हुई है, जो कि चीन की घबराहट को भी दिखाती है। हालांकि बातचीत का अभी कुछ ब्यौरा सामने नहीं आया है। इसके अलावा 10 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी अपने चाइनीज समकक्ष वांग यी से SCO के फॉरेन मीट में हिस्सा लेने वाले हैं, वहां पे बात करेंगे। भारत हमेशा से कहता आया है कि सीमा विवाद के किसी भी मसले को बातचीत करके सुलझाना चाहिए और ऐसा करने में भारत की ओर से हमेशा पहल भी की जाती रही है। लेकिन अगर बातचीत से हल न निकले तो, अगर सारी द्विपक्षीय मीटिंग धरी की धरी रह जाए तो, और अगर किसी मसले पर कोई सटीक समाधान नहीं निकले तब हम क्या करेंगे। इस बात पर डिफेंस स्टाफ के चीफ बिपिन रावत ने कहा कि फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा और भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। हालांकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता है, लेकिन जब बात किसी देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा की आती है तब भारत अपना रुख साफ रखता है। और फिलहाल आज हमें दीजिए इजाजत और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी राय आप हमें कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं और रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे द जर्नलिस्ट अड्डा। धन्यवाद।